दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र के किताब से हम लोग भारत का इतिहास देखने का प्रयास कर रहे थे। उसका पार्ट 1 हम लोग पहले ही वीडियो डाल चुके हैं एक रोज़ पहले। आज हम लोग इसका पार्ट 2 जो कि 46 नंबर क्वेश्चन से होगा, क्योंकि 45 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला इसमें 46 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन है इसमें 515 से 520 ईस्वी, 525 से 529 ईस्वी के बीच, 545 से 552 ईस्वी के बीच, या 592 ईस्वी से 597 ईस्वी के बीच। या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये 60-62 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 515 से 520 ईस्वी के बीच में सुंग यून ने, जो चीनी यात्री था, उसने भारत की यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा आया था? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या तारानाथ। सही इसका आंसर है ह्वेनसांग, जो कि आया हुआ था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। तो कल्हण द्वारा रचित पुस्तक जो है वो राजतरंगिणी है। 53-55 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा संस्थान जो है किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, गुजरात या तमिलनाडु। या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ये उदंतपुर जो है बिहार में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है नन्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव या हरिसेन। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये 60-62 में क्वेश्चन पूछा गया है। सही इसका आंसर है नन्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नन्यदेव। चलिए इससे संबंधित कुछ जो फैक्ट दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक नन्यदेव ने 1097-1098 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, वे एक महान योद्धा थे। नन्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी तक मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बेहतरीन ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मिथिला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो कर्नाट वंश के शासनकाल को कहा जाता है, जो कि 1097 से 1325 ईस्वी के बीच में शासन किया गया था कर्नाट वंश के द्वारा मिथिला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है हरिसिन, दूसरा है रामसिन, तीसरा है मतिसिन और चौथा है श्यामसिन। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये 60-62 में क्वेश्चन को पूछा गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा हरिसिन। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिन देव थे और वे कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुआ था? ठीक है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से कब उद्धृत हुआ था? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय में? ये क्वेश्चन पूछा गया है 39 बीपीएससी में। सही आंसर है इसका धर्मशास्त्र के समय में अछूतों की अस्पष्ट भावना उद्धृत हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में या कश्मीर में? ठीक है, सही इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में। देखिए, ये जो बौद्ध जो संगीति का आयोजन किया गया था, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था और इसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। ठीक है, और जो इसके समय में जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है इससे रिलेटेड। द्वितीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो वैशाली में किया गया था और उसका जो अध्यक्ष थे वो साबक मीर थे। ठीक है ना, साबक मीर उसके अध्यक्ष थे और उस समय में देखा जाए कि शासक कौन था तो कालाशोक था। ठीक है, नेक्स्ट जो है तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगलीपुत्र तीस जो थे उसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ एवं अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि अभी हम लोग पढ़े, इसका आयोजन किया गया था कुंडलवन में किया गया था। ठीक है, और वसुमित्र इसके जो या अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और शासक जो था वो कनिष्क था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था या कहाँ किया गया था। तो ये जो कश्मीर दिया गया था ना, इसका जो कश्मीर या फिर इसको और हम लोग बोल सकते हैं जगह का नाम कि कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है। कुंडलवन हो जाए तो आप लोग इसको कुंडलवन स्पष्ट रूप से लगाइएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन है राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, सही इसका आंसर हो जाएगा कि राजगृह में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में। इसमें देखिए, इसमें स्तंभ 1 और 2 दिया गया है, उसका सही मिलान करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं एवं उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको उनका सुमेलन करना है। ठीक है, जन्म पहला दिया है जन्म, तो जन्म इनका कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। 2 का 2 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन तो ये कहाँ दिए थे सारनाथ, यानी 1 हो जाएगा। 3 का 1 और 4 नंबर निधन तो कुशीनगर में हुआ था, यानी 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4। इस प्रकार से देखा जाए तो 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं अगला क्वेश्चन देखने का। बोल रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ बनाया गया था बोधि मंदिर? तो ऑप्शन दिया है गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे, दूसरा है गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सही आंसर यही हो जाएगा, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? सही आंसर इसका कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? आंसर हो जाएगा इसका वैशाली में। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, सही इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। ठीक है,
अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग था। सही आंसर इसका गुप्तों के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। सही आंसर इसका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन है राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, तीसरा है धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु और चौथा है स्वच्छ प्रशासनिक सुनिश्चित करने के लिए, या कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए किया गया था मनसबदारी व्यवस्था। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था मनसबदारी व्यवस्था। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। नंबर 1 पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा था कि वेतनमान और तीसरा था सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती एवं रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या फिर जागीर प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन जो ए दिया हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। आर दे रहा है कि महाविहार को राजकीय पाराश्रय मिलना बंद हो गया था। देखिए, उपरोक्त दोनों कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? बोल रहा है कि कथन दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसा क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन है कि दोनों ए एवं आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही यही आंसर हो जाएगा कि दोनों ही कथन सत्य है परंतु दोनों एक दूसरे का व्याख्या सही प्रकार से नहीं करते हैं। क्योंकि देख लेते हैं कि नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। वह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। ठीक है, 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। ठीक है, और 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। ठीक है, इस कारण से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में, ईस्वी पूर्व 6वीं में, दूसरी में या पहली में? सही आंसर इसका हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? सही आंसर देखिए इसमें स्टार लगेगा। मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगीर या चंपा? तो मगध की राजधानी जो थी गिरिब्रज या राजगिरी होना चाहिए, बाद में ये पाटलिपुत्र हुआ। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए एवं सी सही हैं।
मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये दोनों ही आएगा। हालांकि अब तो ऑप्शन ई आना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी डी वाला जो ऑप्शन आता है कि उपरोक्त में से जो एक से अधिक और सी में ऑप्शन जो आता है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा कुछ ऑप्शन आजकल आ रहे हैं, उसको देख करके आप लोग लगाइएगा इस क्वेश्चन को, ऐसा अगर आए तो। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, अगर देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि गिरिब्रज उसकी प्रथम राजधानी थी, जिसको आज वर्तमान में राजगिरी बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था? ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा मौर्य वंश का। ठीक है, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, 2 में पंडुक, तीसरा में पांडुगति, चौथा है भूतपाल, पांचवा में राष्ट्रपाल, गोविष्णक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा 9 नंबर में देखा जाए तो धनानंद, ये अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा विशाखदत्त। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? घनानंद। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है ईंटों से, पत्थरों का बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन जो देखते हैं लकड़ी से या फिर मिट्टी से। सही आंसर हो जाएगा इसका लकड़ी से बना हुआ है। मेंस जो पढ़ते हैं उनको इसके बारे में स्पष्ट पता है। ठीक है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ठीक है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन है इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका अष्टप्रधान का शिवाजी ने। शिवाजी के राज में अष्टप्रधान की प्रधानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर सही आंसर इसका चंद्रगुप्त। दक्कन पे किसने पाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक था और वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उस पर विजय पा लिया था। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भाग पर था, यह कौन सा था? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, तीसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। सही आंसर इसका श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था?
तो देखिए अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि पहला बौद्ध संकेती कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, चौथा कहाँ। तो तीसरे में अशोक जो थे उनके टाइम में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन यानी कश्मीर में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या पाली। सही आंसर इसका प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी थी, खरोष्ठी लिपि थी, और बाएं से दाएं ब्राह्मणी थी। नेक्स्ट है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। अशोक के धम्म का मुख्य संदेश क्या था, राज्य के प्रति वफादारी या शांति एवं अहिंसा, वरों का सम्मान या धार्मिक सहिष्णुता। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देख लेते हैं क्या है। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक ने अपने दूसरे एवं 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपरिमेय यानी बहुकायने, दयादाने, सच्चे सोचये, मदये, साधवे व, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहिष्णुता निहित है। अतः सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। सही आंसर इसका हो जाएगा भाबरू स्तंभ लेख। ठीक है, भाबरू यानी बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, प्रियदर्शी लाजा मगध सर्ग अभिलेख अभिवादेतुन आहा अपावा धंत च, मतलब यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ठीक है, भाबरू से ही ये पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। सही आंसर होगा राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। क्या क्या ऑप्शन देख लेते हैं, आर्थिक या शासनकाल के सिद्धांत एवं अभ्यास, विदेश नीति या धन संचय। सही इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों, क्योंकि कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत एवं अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्यवस्था करता है, और इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्यवस्था मिलती है। अर्थशास्त्र में
तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? सही आंसर है 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कहाँ पर? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिस्थियन सी किसने लिखी है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लेते हैं। टोसियन, टॉलमी, प्लिनी, स्ट्रेबो। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पेरिप्लस ऑफ द इरिस्थियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है और यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेटर्स एवं व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा और इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है, मतलब गुमनाम व्यक्ति है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, सही आंसर हो जाएगा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की एक शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ पर? पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर या बीम कॉडफिसेस और सही आंसर इसका यही हो जाएगा, बीम कॉडफिसेस ने चालू किया था। 64वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से कहाँ फली फूली? सही आंसर इसका हो जाएगा कुषाणों के समय में। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाया था? सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? सही आंसर हो जाएगा कण्व, जिसको कण्व वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? खारवेल, गिरनार के स्तंभलेख से खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है राजा खारवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी किया जाता था? ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक से अधिक। कल्याण नहीं, भरूच होता था, ताम्रलिप्ति होता था और कैम्ब्रे होता था। ठीक है, देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, थोड़ा लंबा है। गुजरात में बंदरगाह ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जापान, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ जो कि भरूच है तथा जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं? ऑप्शन है गुप्त, पाल, राष्ट्रकूट या प्रतिहार। सही आंसर है गुप्ता।
नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक गुप्तों की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने ये साबित किया था? ये किसने कहा था? सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? सुश्रुत, शूद्रक या सौगीता या शौनक? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई। देखिए कौन थे इसमें, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सुश्रुत को शिल्प क्रिया का जनक कहा जाता है और ये काशी के रहने वाले हैं, ठीक है। इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे और शौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं, ठीक है, जिसे कालिदास ने भास एवं कविपुत्र के नाम से याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपरोक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल प्रातः 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन माना औचित्यपूर्ण नहीं है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हैनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविवान निवासी था। कविवान निवासी था कहाँ का? पाटलिपुत्र का। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था? लगभग कब? सही इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देख लेते हैं हम लोग कि यात्रा किया कब था। तो चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से अपने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था और वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर के भारत आया था। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और 693-94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होते हुए वह चीन लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान। सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। सही आंसर हो जाएगा इसका जावा सुमात्रा से। ठीक है,
इसके साथ ही आज का ये वीडियो संपन्न होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।